हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शारीरिक तरल एवं परिवहन। तो शारीरिक तरल, पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की चर्चा हम करते हैं तो हमारे शरीर में जितना भी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है हमको उसकी चर्चा करना है। तो पहले हम फ्लूइड को समझ लेते हैं, फिर उसको हम सर्कुलेशन को समझते हैं। तो फ्लूइड को हम देखते हैं तो हमारा बॉडी फ्लूइड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है सेल से। और क्या कुछ हमारे बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और क्या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और हमारा स्पाइनल कार्ड है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा है। तो ये सभी मिला करके हम कुछ ऐसे फ्लूइड मटेरियल हैं जो क्या सेल के भीतर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फ्लूइड मटेरियल हैं जो क्या सेल के बाहर पाए जाते हैं। उसके आधार पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बॉडी फ्लूइड को। हम उसको बोलते हैं आईसीएफ एंड ईसीएफ। आईसीएफ मीनिंग है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ईसीएफ मीनिंग है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम पहले चर्चा करते हैं यहाँ पर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट है हमारे क्या सेल के भीतर। तो जो फ्लूइड हमारे कोशिकाओं के भीतर प्रेजेंट है उतने फ्लूइड को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब इंट्रा मतलब के भीतर, सेलुलर मतलब कोशिकीय, फ्लूइड मतलब तरल। वे पदार्थ, वे फ्लूइड मटेरियल जो कोशिकाओं के भीतर प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और वे फ्लूइड मटेरियल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या कोशिका के बाहर कहाँ हो सकते हैं, विद इन द टिश्यू, मतलब टिश्यू के भीतर, मतलब जो टिश्यू के मध्य में प्रेजेंट हो, कोशिका से बाहर हो और टिश्यू के मध्य में प्रेजेंट हो, या कैविटी में प्रेजेंट हो, कैविटी में प्रेजेंट हो, जैसे ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और क्या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं, और जो हमारे क्या सलाइवा होते हैं, और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये सभी फ्लूइड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो वे फ्लूइड जो शरीर से बाहर, जो हमारे कोशिकाओं से बाहर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ईसीएफ। और जो फ्लूइड हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं आईसीएफ। तो आईसीएफ को हम बोलेंगे यहाँ पर फाउंड इन द सेल। तो यहाँ पर क्या है, जो आईसीएफ है वो पाया जाता है कोशिकाओं के भीतर, अर्थात क्या इन द सेल, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो वे पदार्थ जो हमारी कोशिकाओं के भीतर पाए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द सेल, in between the tissue और कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्तों, तो ये ऊतक में प्रेजेंट होगा या कैविटी में प्रेजेंट होगा। तो हम इनकी बात करते हैं, जो आईसीएफ होता है और ईसीएफ। ईसीएफ सेल के भीतर होता है, आईसीएफ सेल के भीतर, ईसीएफ सेल के बाहर टिश्यू में प्रेजेंट होगा या कैविटी में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा ईसीएफ होता है, आईसीएफ जो होता है हमारा, उसमें साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, तो ये सब आते हैं। और हम जो ईसीएफ में हम चर्चा करते हैं, ईसीएफ में हमारा आता है जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूइड, और क्या हमारा एक्सक्रीटरी फ्लूइड अर्थात यूरिन जो होता है, सलाइवा, ये सभी आते हैं हमारे का ईसीएफ में। तो ये होते हैं हमारे फ्लूइड। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो इसका मीनिंग क्या होता है,
सर्कुलेशन का सिंपल से मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या स्थानांतरण। आप सब्सटेंसेस पदार्थों का स्थानांतरण, फ्रॉम मीन्स से वेयर दे आर फ्रॉम, मतलब कि कोई पदार्थ जहां पर बनता है वहां से कहां तक स्थानांतरित होता है, साइट ऑफ एक्शन, जहां पर उसका वर्क होना है। जैसे जैसे हम क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, उसके बाद लंग्स से बाद क्या वो ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है सभी सेल के पास ट्रांसफर की जाती है। उसके अलावा जैसे हम फूड को इंटेक करते हैं, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है जिसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाते हैं और ब्लड के अंदर गए तो अब ब्लड के थ्रू हमारी कंप्लीट बॉडी में जो सेल परसेंटेज पूरी सेल को प्रोवाइड की जाता है न्यूट्रिएंट। तो अब यहाँ से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस है, अब सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं और क्या हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं सभी के पास जो पदार्थ होते हैं उसको पहुंचना जरूरी होता है। तो कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है। उसके बाद हमारे रिस्पायरेटरी गैसेस हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस जो होती हैं उसमें क्या CO2 एंड O2 है। अभी जो पदार्थ होते हैं इनको क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन टू ऑर्गन और हमारी सेल टू सेल तक के ट्रांसपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमको सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात सर्कुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो न्यूट्रिएंट है। तो मैंने पहले बताया कि आप कुछ भी खाते हो तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के पश्चात क्या उसका एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारी कंप्लीट बॉडी में हमारी सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी न किसी फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जैसे यहाँ पर किसी न किसी फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता होती है, तो जो हायर एनिमल्स है उसमें प्रेजेंट होता है ब्लड, और जो क्या लोअर एनिमल्स है उनके अंदर अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। तो उनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है हमारे रिस्पायरेटरी गैसेस। तो जो रिस्पायरेटरी गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 होती है, CO2 एंड ऑक्सीजन होती हैं। इनका क्या होता है हमारी बॉडी में इंटेक होता है, उसके बाद क्या हमारी कंप्लीट बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी वेस्टेज। तो देखिए जब ये ग्लूकोज हमारी सेल को मिलता है C6H12O6 है, और उसके बाद क्या हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे सेल के पास ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बनता है CO2 प्लस H2O एंड ATP। तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल के लिए, हमारे ऑर्गन सिस्टम को फंक्शन के लिए आवश्यक होती है क्या, ATP की, जो कि एनर्जी होती है। तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो बाकी ये जो हमारे CO2 बने ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इनको बॉडी से रिमूव करना होता है, इसलिए इनको रिमूव करने के लिए हमारे रिस्पिरेशन हम में क्या होता है रिस्पिरेशन, जिससे हम क्या CO2 को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो CO2 का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है किसके, ग्लूकोज के ब्रेकिंग के पश्चात या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के पश्चात CO2 बनता है, जिसको हमको बाहर रिलीज करना होता है। और CO2 को जितना हम बाहर रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन को हमको लेना भी होता है, क्योंकि फिर से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करना होता है, और इसके थ्रू क्या हमारा ATP बनता है। फिर उसके बाद क्या, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो CO2 होता है अगर हमारी बॉडी में रहता है तो हमारे ब्लड के साथ रिएक्शन करके, हमारे ब्लड में जब CO2 का लेवल हाई होता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सीमीनोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सीमीनोग्लोबिन बनाता है। जो क्या होता है अगर क्या हमारे ब्लड में CO2 का लेवल एक्सेस होता है, CO2 का लेवल हाई होता है,
तो हमारे ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू पड़ने लगता है या हमारी बॉडी ब्लू पड़ने लगती है और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशनल केमिकल्स, ये इंफॉर्मेशनल मटेरियल होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये ब्लड के थ्रू ही क्या मूव करता है। जैसे हमारे माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, हाइपोथैलेमस है, वहाँ से हार्मोन्स बनते हैं। तो ये किसी अन्य अंग में क्या बनते हैं, हमारे हार्मोन्स, लेकिन उनको कार्य करना रहता है किसी और स्थान पर, तो इनको स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो इन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये हमारा ICF, ECF और क्या, ये हमारा सर्कुलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किससे बना होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रकार का ये तंत्र होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि देखो, जब क्या कई ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जाहिर सी बात होगी कि वहाँ पर कई सारे ऑर्गन मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाएंगे, एक सिस्टम तैयार करेंगे। तो जब कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं, तो हम उसको यहाँ पर अगर क्या वो पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम तैयार करते हैं, तो हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बात करेंगे दो तरीके से होता है। तो पहले सर्कुलेशन को तो हम समझ गए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिस स्थान से बनता है उस स्थान से जिस स्थान पर उसको कार्य करना रहता है वहां तक उसका स्थानांतरण होता है। तो अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या हम इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है बॉडी फ्लूइड एंड पंपिंग ऑर्गन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड पंपिंग ऑर्गन फॉर मूव इट। तो देखो हम यहाँ पर पहले डिफिनेशन को लिख लेते हैं, बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बना होता है वो बॉडी फ्लूइड मतलब शारीरिक तरल एंड पंपिंग ऑर्गन मतलब जो बॉडी फ्लूइड को स्थानांतरित करवाता हो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बना है वो दो चीज से मिलकर बना था, वो बॉडी फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड मैंने बताया कि वो आपके कोष्ठ के भीतर भी हो सकता है, कोष्ठ के बाहर भी हो सकता है, या किसी ट्यूब में हो सकता है, किसी कैविटी में हो सकता है, तो हम उसको ECF कहेंगे। तो बॉडी फ्लूइड और पंपिंग ऑर्गन क्या करता है, जो बॉडी फ्लूइड को मूव करवाता हो, बॉडी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता हो। तो बॉडी फ्लूइड जैसे हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट क्या करेगा, वो पंप करेगा मतलब प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो क्या हमारी बॉडी में फ्लूइड होगा वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या स्थानांतरित या ट्रांसपोर्ट होगा। तो पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी में हार्ट होता है फॉर मूवमेंट, जो क्या बॉडी फ्लूइड को मूव करवाने के लिए होता है। तो अब जब बॉडी फ्लूइड मूव करेगा तो बॉडी फ्लूइड में जो प्रेजेंट है सब्सटेंसेस, वो कई पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस है, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट हो गया और क्या जो गैसेस हो गए या अन्य पदार्थ जो है, उनको स्थानांतरण के लिए बॉडी फ्लूइड की आवश्यकता होती है। बॉडी फ्लूइड को मूव करने के लिए पंपिंग ऑर्गन अर्थात क्या हार्ट की आवश्यकता होती है। तो हम अब बात करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में या एनिमल्स में, वो दो प्रकार का होता है। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों हमको आज
यही चीज कायदे से समझनी है, या इसी को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है कि क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज हुई थी, तो सब प्रथम सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज हुई थी, बंद परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी, जिसकी खोज किए थे विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की थी किसने की थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर खुला शब्द का अर्थ ये है कि जो बॉडी फ्लूइड होगा या जो ब्लड होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन आउटसाइड द ट्यूब, मतलब कि जो पदार्थ होता है वो किसी भी कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि वो ओपन सिस्टम में होता है, और यह हम कह सकते हैं टिश्यू के संपर्क में रहता है। टिश्यू के संपर्क में कैसे? जैसे कोई एक अब मूव करने के बाद ये क्या होगा, देखो ये जहां पर पहुंचेगा ये एक प्रकार से क्या होती है कैविटी होती है, क्या होती है एक कैविटी होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ऊतक है एक कोशिकाओं का समूह है, ऊतक है, यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है पोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड पोर्ड हो जाता है तो ब्लड इनके संपर्क में आ जाता है, ऊतक के संपर्क में आ जाता है। अब जब ब्लड ऊतक के संपर्क में आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ब्लड है वो क्या टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो गया, जो ब्लड है वो टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो गया। तो ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं, पहली बात यहाँ पर क्या था ब्लड था, ब्लड को हम हीम से डिनोट करते हैं, थीमो। और जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है तो उसको हम लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है उसमें हम बात करेंगे मिक्स हो गया तो उसको हम बोलेंगे लिम्फ, तो हम इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो बात करते हैं ये क्या हो गया हमारा हीमोलिम्फ, अर्थात हम कहेंगे कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, हम उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। अब हीमोलिम्फ प्रेजेंट कहाँ होता है? तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर क्या ऊतक प्रेजेंट है, तो ये एक कैविटी बन रही है, क्या बन रही है कैविटी। गुहा मतलब क्या होता है खाली स्थान, तो ये क्या आती है कैविटी बन रही है। तो इस कैविटी का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होता है हीमोलिम्फ प्रेजेंट है और ये कैविटी है, तो हम इसको बोलेंगे हीमोसील कैविटी बोलते हैं या हीमोसील ही बोलते हैं, क्योंकि हीमो मतलब यहाँ पर ब्लड है और सील मतलब क्या होता है कैविटी। हीमोसील मतलब जब बॉडी फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट है या ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट है, किसी कैविटी में प्रेजेंट है और डायरेक्टली संपर्क में है किसके टिश्यू के, तो हम उस ब्लड को बोलेंगे हीमोलिम्फ। तो ऐसा हीमोलिम्फ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉकरोच में पाए जाने वाले ब्लड को क्या कहते हैं, तो उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है, क्योंकि कॉकरोच के अंदर पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ पाया जाता है हीमोसील गुहा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी आर्टरी वेन या किसी भी ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें जो क्या हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो डायरेक्ट टिश्यू में मिक्स हो जाता है टिश्यू फ्लूइड में, और फिर वहां से क्या यहाँ से प्रेशर नहीं जनरेट होता है, यहाँ से प्रेशर नहीं जनरेट होता है, तो यहाँ से एक पोर होता है। वैसे तो एग्जांपल हम बात करते हैं, तो देखो एक पोर होता है जिसके थ्रू जो ब्लड होता है वो पुनः इसी स्थान पर आ जाता है। तो इस पोर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऑस्टिया, बोला जाता है ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होता है ये पाया जाता है किसमें, देखिए आप लोग पढ़े होंगे स्पंज, स्पंज में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसको भी ऑस्टिया कहा जाता है। तो वैसे ये जो ऑस्टिया है ये पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में देखिए यहाँ से ये समझ लिया हार्ट है,
यहाँ से क्या पंप किया गया ब्लड, अब ब्लड को पंप किया गया तो यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड में आ गया, यहाँ से पंप करने के बाद क्या टिश्यू फ्लूइड आया। अब यहाँ से प्रेशर तो है नहीं, तो यहाँ से फ्लूइड क्या इस साइड से मूव करेगा, इस साइड से मूव करेगा, तो यहाँ पर एक पोर है और उसी पोर को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो ऑस्टिया द्वारा ब्लड फिर से हार्ट में लौट जाता है। में क्या होता है, द ब्लड इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड इनटू द वेसल्स। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड कंप्लीट रूप से या संपूर्ण रूप से किसी ब्लड वेसल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। कंप्लीट रूप से प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं रहता है, ये डायरेक्टली संपर्क में आ जाता है, किसके, कैविटी के संपर्क में आ जाता है, किसके, कैविटी के संपर्क में, अर्थात ये हमारे टिश्यू फ्लूइड के संपर्क में या टिश्यू के संपर्क में आ जाता है। तो द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, तो ब्लड यहाँ पर भी हार्ट के द्वारा पंप होता है, लेकिन हार्ट पंप करने के बाद डायरेक्टली आर्टरी द्वारा इसको भेज देता है कैविटी में। तो जब एक ब्लड कैविटी में पहुंच गया खुले स्थान में, तो इसलिए इसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया किस में जाता है, तो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स में। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में और क्या, मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें पाई जाती है हीमोसील कैविटी, जिसके अंदर पाया जाता है टिश्यू फ्लूइड। देखो, तो हम यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि जो हीमोसील होता है या हीमोलिम्फ जो होता है वो क्या होता है, हीमोलिम्फ बराबर होता है टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड प्लस ब्लड। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड मिल करके बनाते हैं क्या, हीमोलिम्फ। और जिस स्थान पर, जिस कैविटी में हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है उसको ही हम बोलते हैं हीमोसील कैविटी। ये हीमोसील कैविटी पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। ये क्या होता है हमारा, देखिए अगर ये हमारा हार्ट है, ये पंप कर रहा है ब्लड को, ब्लड पंप होने के बाद आ रहा है कहाँ पर, ये टिश्यू फ्लूइड में, और यहाँ से फिर मूव करके एक पोर द्वारा, एक इसको क्या बोलते हैं, पोर होता है, और इस पोर द्वारा ब्लड रिटर्न हो जाता है। यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न हो जाता है कहाँ पर, फिर से पंपिंग ऑर्गन, अर्थात क्या, हार्ट में। इसी को हम बोलते हैं क्या, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो क्या, प्रेशर जनरेट करता है फ्लूइड को मूव करने के लिए, तो फिर से पंपिंग ऑर्गन में मूव करके चला आता है। तो इस पोर को ऑस्टिया बोलते हैं, जो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। फिर उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने पहले ही बता दिया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, कब की थी इसकी बात कर लेते हैं, 1628 ईस्वी में। कब की थी, 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया कहाँ जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स और क्या, मोलस्क में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है फाउंड इन एनालिड्स। एनालिड्स में जो एग्जाम्पल आता है, मुख्य एग्जाम्पल होता है वो होता है अर्थवर्म। एनालिड्स, सम मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स। तो दोस्तों, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो पाया जाता है एनालिड्स में, जो होता है अर्थवर्म अर्थात केचुए जिसको कहते हैं, केचुए में पाया जाता है। उसके अलावा कुछ मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उनमें भी पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। उसके अलावा सभी कशेरुकी, जिसमें कशेरुकदंड पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो जिसके अंदर कशेरुकदंड होते हैं उसमें सभी में क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद करने वाली जो चीज है वो क्या होती है, अर्थवर्म। अर्थवर्म से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थवर्म में कैसा
सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो वो होता है क्लोज, अर्थात बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना किससे होता है, तो हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है यहाँ पर क्या, पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, हार्ट, और ये हार्ट होगा क्या, कंप्लीटली डेवलप्ड होगा, हार्ट होगा कामा, यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पंपिंग अगर हार्ट होगा, उसके अलावा क्या ब्लड वेसल्स होगी, बस इन्हीं तक क्या ब्लड की सप्लाई होगी। ब्लड डायरेक्टली कभी भी किसी सेल या टिश्यू के संपर्क में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये फाइन नेटवर्क बना लेती हैं, अर्थात क्या यहाँ पर पतले पतले धागे जैसे डिवाइड हो करके, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, और टिश्यू के बीच मूव कर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड डायरेक्टली टिश्यू के संपर्क में नहीं आता है। जब टिश्यू के बीच में ये मूव कर जाती हैं तो इनकी वाल बहुत पतली होने के कारण इनमें प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण से इसके अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो आसपास के कोशिकाओं या टिश्यू में मूव कर जाते हैं। यहाँ से पदार्थ मूव कर जाएंगे, लेकिन ब्लड हमारा प्रेजेंट रहेगा हमेशा ट्यूब के ही अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है किसकी अपेक्षा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक बॉडी फ्लूइड जो होता है वो हमेशा किसी न किसी ट्यूब के अंदर आएगा, और इन ट्यूब में कुछ स्थानों पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इन जो मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को, अर्थात जो फ्लूइड होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन को वो रेगुलेट कर सकता है, मतलब उसका नियमन किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो क्या ये अगर क्या पाइप द्वारा है, इसमें क्या होता है, अगर ये जो ब्लड वेसल्स है इसके थ्रू ब्लड की सप्लाई हो रही है, जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होता है बहुत ही फास्ट या तेजी के साथ क्या मटेरियल की सप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक की मैंने बात कर ली। एक क्या होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गया है, तो आप लोग को अब हम आगे चर्चा करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हम बात करेंगे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर क्या हम बात करेंगे जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है वो क्या होता है हमारा ब्लड। तो पहले हम चर्चा करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर चर्चा करेंगे ब्लड के बारे में, फिर उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या हार्ट, और हार्ट के अलावा फिर हम समझेंगे ब्लड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड डिजीज, जो रुधिर या हृदय से संबंधी रोग होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की मोटाई क्या होती है, उनकी मोटाई कितनी होती है, ब्लड वेसल्स कितनी प्रकार की, ब्लड वेसल्स कितनी प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और क्या कैपिलरीज, तो 3 प्रकार की होती हैं। हम इनकी जो हिस्टोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्या हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेशन इसमें किया जाता है। तो उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, तो इनकी जब हिस्टोलॉजी की हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड ये वाला चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक